Hi friends, I am Gaurav Chaudhary and today we are discussing about DC जनरेटर। तो जैसे इसका नाम है डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर से आप समझ ही रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार डीसी जनरेटर है तो सिर्फ इसमें डीसी का ही वर्क होगा। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि ये डीसी जनरेटर है तो इसमें डीसी का ही वर्क होगा। ये पैदा तो एसी ही करता है, अल्टरनेटिंग करंट ही पैदा करता है, लेकिन इसमें डीसी से एक्साइटेशन दिया जाता है, यानी डीसी करंट से एक्साइटेशन दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम डीसी जनरेटर। एक्साइटेशन में हल्का सा धक्का दिया जाता है स्टार्टिंग में, तो इसलिए इसका नाम है डीसी जनरेटर। जनरेटर मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करने वाला डिवाइस ही तो जनरेटर है। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि सपोज दैट किसी जनरेटर को आपने घुमाया, तेजी से घुमाया, तो आप क्या हुए, इसके प्राइम मूवर हुए। जैसे कि डीजल इंजन से जनरेटर को घुमाते हैं, तो डीजल इंजन जो काम करता है प्राइम मूवर यानी घुमाने वाला काम करता है, और घूमने के कारण मैकेनिकल एनर्जी लगती है। जैसे कोई ये देखिए, सपोज दैट ये जनरेटर है, इसको घुमाया जाए तेजी से, तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी लगेगी ना, मैकेनिकल वर्क हो रहा है। अब मैकेनिकल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी इन टर्मिनल से, तो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल रहे हैं। इसीलिए ये डिवाइस बोला जाता है कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसकी प्रैक्टिकल बातें। थ्योरेटिकल तो सभी को पता होती है कि इसमें थ्योरेटिकल बातें क्या होती है, इसके बारे में फार्मूले वगैरह तो सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको रियलिटी में बताऊंगा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या होते हैं। देखिए, ये जो जनरेटर आप देख रहे हैं ये इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है। इसमें ये एक बॉडी होती है, ये जो बॉडी है ये बाहर होती है, ये बाहरी पार्ट होता है, इसको बोलते हैं योक या स्टैटर। इसको गोल गोल जो है ये बॉडी, इसको योक बोलते हैं या स्टैटर बोलते हैं। ये जो बनी हुई होती है, ये किसकी बनी हुई होती है आपको मैं बता दूं, ये ऐसे मेटल की बनाई जाती है जहां लॉस कम हो, जिसका हिस्ट्रेसिस का कर्व कम रहे। हिस्ट्रेसिस जो कर्व है कम रहे, यानी मैग्नेटिक फील्ड को, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को कम चोरी करे। तो इसको बनाते हैं हमेशा कास्ट स्टील की, यानी कि ये जो बॉडी है ये हमेशा कास्ट स्टील से बनी हुई होती है, कास्ट स्टील से। तो ये बॉडी कौन सी यहाँ जो दर्शाई जा रही है ये ही तो है, ये बाहरी जो पार्ट है, यानी इतना पार्ट मैं बोल दूं, यानी इतना पार्ट, ये बाहर का जो जितना इतना पोर्शन है ये ही तो है ये बॉडी। और अंदर जो ये गोल गोल पोर्शन देख रहे हैं आप, इतना पोर्शन यानी इतना पोर्शन ये होता है तुम्हारा रोटर, यानी आंतरिक पोर्शन जो है इंटरनल पार्ट ये रोटर है, और बाहरी पार्ट स्टेटर है। तो अब इसमें रोटर और स्टेटर ही क्यों बोला जाता है इन पार्टों को, मीन्स जो रोटेट करता है उस पार्ट को, यानी जो घूमता है रोटेट करता है उसको रोटर, और जो स्टेशनरी रहता है उसको बोलते हैं स्टेटर। अब डीसी जनरेटर के अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती हैं। पहली वाइंडिंग का नाम होता है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड फील्ड वाइंडिंग, मैं लिख देता हूँ फील्ड वाइंडिंग। दूसरी होती है तुम्हारी आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, यानी पहली फील्ड वाइंडिंग दूसरी आर्मेचर वाइंडिंग। जो तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग होती है मैं आपको बता दूं, फील्ड वाइंडिंग हमेशा कहाँ होगी, फील्ड वाइंडिंग हमेशा इस पोर्शन में होगी जो स्टेशनरी पोर्शन है ना, यानी जो बॉडी वाला पोर्शन है इस जनरेटर का, बॉडी से जो अटैचमेंट में पोर्शन होता है उसके अंदर होती है फील्ड वाइंडिंग। यानी फील्ड कहाँ होगा, बाहरी तरफ, फील्ड वाइंडिंग बाहरी तरफ। और जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी हमेशा, आर्मेचर वाइंडिंग होगी इस पार्ट में, ये जो ये पार्ट है घूमने वाला पार्ट, इस पार्ट में आर्मेचर वाइंडिंग। इसीलिए घूमने वाले पार्ट को आर्मेचर बोला जाता है, यानी आर्मेचर वाइंडिंग होती है उस पर आर्मेचर पार्ट बोला जाता है। और वो आर्मेचर पार्ट किसका बना हुआ होता है दोस्तों, अब मुझे ये बताओ कि जो आर्मेचर पार्ट होता है वो किससे बनाया जाता है। आर्मेचर पार्ट को मोस्टली ऐसे मटेरियल से ही बनाएंगे जहां हिस्ट्रेसिस का लॉस कम होगा। मोस्टली इसको जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको तो किया जाता है तुम्हारा सॉफ्ट स्टील से, सॉफ्ट स्टील से या सिलिकॉन स्टील से, सॉफ्ट स्टील या सिलिकॉन स्टील। और इसको कास्ट स्टील से बनाया जाता है बाहर वाले पार्ट को, ये याद रखने वाला बात है। और इन दोनों के बीच जो एयर गैप होता है, कुछ एयर गैप भी रखा जाता है। एयर गैप होता है 1.15 से लेके mm 1.25 mm तक हो सकता है, यानी कि 1.5 mm तक हो सकता है इसके बीच का एयर गैप। यानी कि कुछ गैप भी तो रखना है ताकि ये लड़खड़ाए ना, इनके बीच में लॉकिंग ना हो जाएगी, अटक ना जाए आपस में, एयर गैप होता है। और ये जो पार्ट होते हैं ना, ये इस तरीके से नहीं होते कि लोहे का एक ही टुकड़ा ले दिया,
ये जो रोटर और स्टेटर के पार्ट होते हैं पतली पतली स्ट्रिप्स में देखे होंगे आपने, कटे हुए होते हैं पतली पतली स्ट्रिप्स में, छोटी छोटी पत्तियों में। उन पत्तियों को बोला जाता है लैमिनेशन, और वो इसलिए होते हैं ताकि इनके बीच में जो है हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस ना हो पाए। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस क्या होते हैं। फिलहाल मैं इसका कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ आपको कि कंस्ट्रक्ट किस प्रकार से होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है, फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है, तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये बना दिया मैंने स्टेटर यानी योक, योक भी बोल सकते हैं इसको, जिसके अंदर पोल सेट होते हैं, और ये बना दिया मैंने रोटर। अब इस पे मैंने दे दी आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, और इस पे दे दी मैंने कौन सी, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। तो क्या करना होगा जनरेटर में, तो यहाँ लगेगी एक पुली। अब पुली से ही तो घुमाया जाएगा जनरेटर को गोल गोल, पुली से जनरेटर को गोल गोल घुमाया जाएगा, और यहाँ से बाहर से एक बैटरी के तार लगा के योक पे हल्का सा डायरेक्ट करंट दे देंगे, यानी डीसी करंट दे देंगे। अब डीसी करंट दे देंगे तो क्या होगा, करंट देने से आपको पता है किसी तार में करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, यानी फ्लक्स पैदा होता है। तार में करंट देने से फ्लक्स पैदा होता है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म में। अब वो फ्लक्स किस में जाके करंट इंड्यूस्ड कर देगा, इस रोटर वाले कंडक्टर में घूम रहे हैं तेज तेज। अब ये जो घुमाव है, फ्लक्स दौड़ेगा आपस में टकराएगा, इस टकराने के कारण ही क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा होगा, अगर फ्लक्स को भगाया जाए, ट्रांसफर किया जाए, तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, वी इंड्यूस्ड हो जाता है। इसीलिए फ्लक्स का टकराना ही, यानी इस फ्लक्स को शुरू में कम था लेकिन धीरे 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 ये ईएमएफ को इंड्यूस्ड कर देगा। और वो ईएमएफ इंड्यूस्ड कहाँ से मिल जाएगा, इस शाफ्ट पे साइड में कम्यूटेटर लगा होता है, और कम्यूटेटर से ही मिलता है। आपने कम्यूटेटर नाम का डिवाइस सुना होगा। वो कम्यूटेटर क्या करता है, यहाँ डायरेक्ट करंट, यहाँ एसी करंट पैदा हुआ और वो डीसी देता है कन्वर्ट करे। कम्यूटेटर क्या होता है, एक रेक्टिफायर होता है, यानी रेक्टिफायर डिवाइस होता है। रेक्टिफायर डिवाइस में, रेक्टिफायर किसको बोलते हैं, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, डीसी में कन्वर्ट कर दे। मीन्स पैदा तो एसी ही होती है, एसी ही होती है, लेकिन मिलती डीसी है, इसलिए इसको नाम डीसी जनरेटर बोल दिया जाता है। ऐसा दुनिया में कोई भी जनरेटर नहीं है जो डायरेक्टली डीसी पैदा कर दे। डीसी तो हम कन्वर्ट करके बनाते हैं हमेशा कम, और कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस लगाते हैं, उस डिवाइस का नाम होता है तुम्हारा कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर हमेशा किसका बना हुआ होता है, कॉपर का बना हुआ होता है, मोस्टली वो कॉपर का होता है। अब उसी के साथ आपने एक चीज़ सुनी होगी, ब्रूसिस, ब्रूसिस भी तो सुनते हैं। जैसे ये हो गया आपका कम्यूटेटर, ये शाफ्ट है और इसके ऊपर कम्यूटेटर अटैच होता है इस तरीके से, और उस पर ये सेगमेंट होता है। उसी के साथ एक होता है ब्रूस, कॉपर के कार्बन के ब्रूस होते हैं, जो कि रगड़ते रहते हैं, हमेशा रगड़ते रहते हैं कम्यूटेटर में, और वो इलेक्ट्रिसिटी को तारों को सप्लाई कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाते हैं रोटर और तार के बीच में। कम्यूटेटर और तार के बीच में कौन कांटेक्ट बनाते हैं, ब्रूस। अब ब्रूस होते हैं हमेशा कार्बन के बने हुए होते हैं, वो हमेशा कभी गर्म नहीं होते, उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अब आपने देखा, रोटर समझ लिया और स्टेटर समझ लिया। अब जनरेटर तो यहीं ख़त्म हो जाता है। अब आपने सुनी होंगी लैप और वेव वाइंडिंग क्या होती है। यार लैप और वेव वाइंडिंग ने बहुत दिमाग ख़राब कर दिया। देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपकी आर्मेचर पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, आर्मेचर वाइंडिंग, उसी को दो प्रकार से कर दिया जाता है। एक को बोलते हैं लैप और दूसरी को बोलते हैं वेव। एक को बोलते हैं लैप वाइंडिंग और दूसरी को बोलते हैं वेव वाइंडिंग। ये कुछ भी नहीं है यार लैप और वेव। आप क्या समझते हो लैप और वेव से? देखिए मैं दो रेसिस्टेंस लूँ और दो रेसिस्टेंसों को मैं, यानी 6 रेसिस्टेंस ले लो, दो तो कम रह जाएंगे, 6 ले लो। अगर मैं इस तरीके से लगा दूं, यानी सीरीज में 3 ऊपर और 3 नीचे, 3 नीचे, तो क्या कहलाएंगे, ये कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी? अगर 6 रेसिस्टेंस को मैंने ऐसे लगा दिया तो ये कहलाएगी हमारी वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग यानी कि रेसिस्टेंस की तारों की लेंथ ज़्यादा है, और लेंथ ज़्यादा है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, R = ρL/A। यानी किसी चीज़ की लेंथ ज़्यादा होती है तो उसका रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध ज़्यादा होता है, और प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, देखिए I = V/R। यानी किसी चीज़ का प्रतिरोध ज़्यादा है तो वो करंट का अपोज कर रही है,
और प्रतिरोध कम है तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण वेव वाइंडिंग में करंट कम पैदा होता है, और वो सपोर्ट किसको करती है? वोल्टेज को। यानी वोल्टेज, जहाँ हमें ज़्यादा वोल्टेज का जनरेटर चाहिए होता है वहाँ हम वेव वाइंडिंग करते हैं। ऐसा हमेशा छोटे जनरेटर्स में किया जाता है वेव वाइंडिंग। दूसरी होती है तुम्हारी लैप वाइंडिंग। अब यहाँ हमने 6 रेसिस्टेंस लिए, 1 2 3 4 5 6, और 6 रेसिस्टेंस में अगर ऐसे लगा दूँ, अगर 6 रेसिस्टेंसों को मैं ऐसे लगा दूँ, देखिए 1 2 ये लग गए, 2 ये लग गए, और 2 मैं ऊपर ऐसे लगा दूँ। यानी लगे तो 6 रेसिस्टेंस ही, ऊपर वाली में भी 6 थे और नीचे वाली में भी थे, लेकिन रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया। यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा बना दिए, 1 2 3 3 पैरेलल पाथ बना दिए। तो यहाँ क्या हुआ? लेंथ घट गई। यानी लेंथ घट गई और एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, लेंथ घट गई। देख लो आप इस फिगर को, इसमें लेंथ ज़्यादा थी, एरिया कम था, यानी चौड़ाई कम थी, लंबाई ज़्यादा थी। यहाँ क्या हुआ? चौड़ाई बढ़ा दिए, लेंथ घटा दिए। तो रॉ आर इक्व टू रॉ एल अपॉन ए। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है? अगर एरिया को बढ़ा दिए आप तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और लेंथ को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया? एरिया को बढ़ाया, लेंथ को घटाया, तो रेसिस्टेंस कम हो गया। यहाँ रेसिस्टेंस कम हो गया तो आपको पता होगा आई इक्व टू वी अपॉन आर वाले फॉर्मूले में क्या बताया था मैंने? अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो उस वाइंडिंग में करंट ज़्यादा पैदा होगा। तो आप समझ रहे होंगे, जहाँ हम करंट की डिमांड ज़्यादा करेंगे वहाँ हम लैप वाइंडिंग करेंगे, और जहाँ करंट की डिमांड कम होगी वहाँ करेंगे वेव वाइंडिंग। तो ऐसा हमेशा कहाँ किया जाता है? जो बड़े वाले जनरेटर होते हैं, बड़े बड़े डीसी जनरेटर होते हैं, डीसीएम जनरेटर, उनमें तो की जाती है हमेशा लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग क्योंकि वहाँ किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है आपको बताओ? वहाँ हमें करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वोल्टेज की कम रहती है, वोल्टेज की कम रहती है। और जो छोटे जनरेटर होते हैं, छोटे मोटे जनरेटर, उनमें हम करते हैं हमेशा वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग क्यों करते हैं? यहाँ में वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है और करंट तो कम ही काम कर देता है, यानी 1.5 से 8 5 एम्पियर तक काम कर देता है, क्योंकि यहाँ कंडक्टर कम होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, छोटे जनरेटर में वेव वाइंडिंग, बड़े जनरेटर में लैप वाइंडिंग। और ये जो लैप और वेव हैं ये आर्मेचर वाइंडिंग के ही पार्ट हैं, और आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा आर्मेचर पे ही होगी। कभी कभी ऐसा होता है लैप और वेव का कॉम्बाइनेशन लगा दिया जाता है किसी जनरेटर में, लैप और वेव का कॉम्बाइनेशन लगा दो, यानी कि इस तरीके से वाइंडिंग कर देते हैं, 1 2 3, ये कौन सी होगी आपकी लैप वाइंडिंग, और एक इसके सीरीज में ऐसे लगा दिया तो ये होगी लैप और ये होगी वेव। दो वाइंडिंग का कॉम्बाइनेशन ही तो कॉम्प्लेक्स वाइंडिंग कहलाता है। कॉम्प्लेक्स वाइंडिंग, कॉम्प्लेक्स वाइंडिंग कहलाता है। अब आपको वाइंडिंग समझ में आ गई होगी। आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा आर्मेचर में, आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, उनके बारे में बता दिया मैंने। दूसरी होती है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग हमेशा स्टेटर पे मिलेगी, डीसी जनरेटर के केस में स्टेटर पे मिलेगी। फील्ड वाइंडिंग पे हमेशा क्या दिया जाएगा? डायरेक्ट करंट से एक्साइटेशन, और जो तुम्हारा आर्मेचर वाइंडिंग होगी वो हमेशा घुमाई जाती है किसी प्राइम मूवर यानी पुली के कारण, तभी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है जो 440 वोल्टेज दे देता है जनरेटर। ठीक है, अब जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, और दूसरे होते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। ये आपने पढ़ा होगा, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। ये यार सेल्फ और सेपरेटली क्या है, कंफ्यूजन करने वाला बात है। यानी कि मैंने आपको बताया था फिगर में, जैसे कि ये दो पार्ट हैं, एक स्टेटर दूसरा रोटर, इसको आर्मेचर भी बोल दिया जाता है रोटेटिंग पार्ट को, और ये होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग। ये है आपकी फील्ड वाइंडिंग, यहाँ होती है आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अगर फील्ड वाइंडिंग को बैटरी से लगाया जाए, बाहरी बैटरी से डीसी करंट दिया जाए, डीसी करंट बाहरी बैटरी से दिया जाए, तो कहलाता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। अगर इसी फील्ड वाइंडिंग को इसके साथ सीरीज या पैरेलल में लगा दिया जाए, मीन्स कहने का मतलब जो आपकी अंदर वाली आर्मेचर वाइंडिंग है उसी के साथ पैरेलल में लगा दी जाए, जो ये फील्ड वाइंडिंग है बाहर वाली, इसी के साथ सीरीज या पैरेलल में लगा दी जाए,
तो कहलाती है तुम्हारा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, कि उस जनरेटर को बाहरी करंट की जरूरत नहीं है, वो अपना फ्लक्स खुद ही पैदा करेगा और खुद ही वोल्टेज का इंड्यूस्ड करेगा। अब बात आती है कि कुछ कंफ्यूजन करने वाली बात है कि यार सीरीज और पैरेलल में लगा दिए तो उसको स्टार्टिंग में करंट कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तार होते हैं ना, कॉपर वगैरह के जो मटेरियल होते हैं, सिलिकॉन के मटेरियल होते हैं, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये कुछ फ्लक्स की चोरी कर लेते हैं। रेजिडुअल फ्लक्स के कारण ही फ्लक्स पैदा हो जाएगा ऐसे जनरेटर्स में, यानी चोरी करने वाले मटेरियल होते हैं। जैसे ही आप धक्का दोगे जनरेटर को तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगा स्टार्टिंग में, रेजिडुअल फ्लक्स कर लेते हैं। तो आपको जनरेटर समझ में आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है जनरेटर की। तो ईएमएफ इक्वेशन को किस फॉर्मूले से दर्शाया जाता है जनरेटर के केस में। जनरेटर की जो ईएमएफ इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है ई जी बराबर पी फाई जेड एन अपॉन 60 ए। ये क्या हो गया, फॉर्मूला लिख दिया भाई, समझ में नहीं आया। पी क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स, कि कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं। पोल कहाँ होते हैं, पोल होते हैं हमेशा स्टेटर के ऊपर, यानी जो आप स्टेटर कंस्ट्रक्शन देख रहे थे ना, अभी मैंने आपको दिखाया था ऊपर, अभी दिखाऊंगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये पोल होते हैं, पोल। नंबर ऑफ पोल्स, अभी फॉर्मूले में लिखा है मैंने, नंबर ऑफ पोल्स, ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ पोल्स, ये होगा फ्लक्स। इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण और घुमाने के कारण कितनी फ्लक्स पैदा हुई, ये होगी फाई। जेड क्या है, जेड इज द नंबर ऑफ, अभी बताता हूँ मैं, जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर। एन क्या है, एन है तुम्हारी स्पीड, एन है स्पीड, जेड हो गए नंबर ऑफ कंडक्टर, और ए क्या है तुम्हारा, ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो अब आप पढ़ सकते हो, पी इज द नंबर ऑफ पोल्स, फाइव फ्लक्स, जेड इज द नंबर ऑफ कंडक्टर्स, एन इज द स्पीड और ए इज द पैरेलल पाथ। अब पैरेलल पाथ क्या होते हैं, पैरेलल पाथ होते हैं ये, जैसे मैंने आपको वाइंडिंग बना के दिखाई थी अभी ऊपर, ये वाली एक दो तीन, इनमें पैरेलल पाथ 3 हैं और इसमें पैरेलल पाथ 2 हैं, इनको बोलते हैं पैरेलल पाथ। ठीक है, किसी भी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन ये होती है। अभी इसके बारे में, जनरेटर के बारे में थोड़ा फार्मूला वाइज डिटेल और थ्योरेटिकल डिटेल्स नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करें।